Hello dear student, this is Avinash Kishore, your avian sir, present with the next topic of JEE Main crash course, that is semiconductor. ठीक है, सेमीकंडक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ JEE मेन में ही ये टॉपिक है, एडवांस में नहीं है। तो ये जो भी टॉपिक हम लेने वाले हैं, क्वेश्चन लेने वाले हैं, वो JEE मेंस से रिलेटेड ही होंगी बातें, एडवांस में ये टॉपिक नहीं है। ऑल्दो आपके बोर्ड में है, बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, बट एडवांस में नहीं आने वाले, ठीक है। चलिए, तो जैसा मैं करता आ रहा हूँ हर टॉपिक का, वैसा इसमें भी करने वाले हैं। क्या जो भी क्वेश्चन मैं लूँगा वो क्वेश्चन एक्चुअली में थ्योरी से रिलेटेड, वो क्विक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है, या जो भी क्वेश्चन आपके पास आने वाला है उसी में मैं थ्योरी क्विकली रिवाइज करा दूंगा। तो कोशिश करूंगा कि सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आ जाएं, कवर हो जाए, और सबको आप क्विकली रिवाइज करके इस चैप्टर को ग्रिप बना लें, ठीक है। ये जो चैप्टर है वो काफ़ी आसान में से एक है, और इसको स्कोर करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, ये फटाफट हो जाएगा। इसलिए इस टॉपिक को कभी भी स्किप ना करें। अगर आपका ये टॉपिक वीक है तो उसको समय देकर स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं और बहुत आसान आते हैं, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन कंडक्टर्स और कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन एनर्जी वगैरह, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होता है? देखिए, ये होता है अपना वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, आपको समझना है। तो वैलेंस बैंड जो होता है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीटली फील्ड होंगे, ठीक है, और कंडक्शन बैंड में फ्री रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहेंगे, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही इलेक्ट्रॉनिक करंट में पार्टिसिपेट करते हैं, वहीं से कंडक्शन होता है। और वैलेंस बैंड जो इलेक्ट्रॉन्स वो पूरी तरह से पेयर्ड रहेंगे, वो फील्ड रहेंगे, फुल्ली फील्ड रहेंगे, तो वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एनर्जी गैप होता है, जिसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी, ओके। लेकिन ये सेमीकंडक्टर की बात और इंसुलेटर की बात होती है। इंसुलेटर में ये बहुत बड़ा होता है फॉरबिडन गैप, और सेमी कंडक्टर में वो 1 इलेक्ट्रॉन के आसपास का गैप होता है, ठीक है, एनर्जी बैरियर जो है। लेकिन कंडक्टर में क्या होता है, इसका कोई भी गैप नहीं होता, ये ओवरलैपिंग होते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, ठीक है, ओवरलैपिंग होता है। तो उसकी फॉरबिडन बैंड एनर्जी कितनी होगी, और फॉरबिडन एनर्जी गैप इज 0, नॉट इवन स्मॉल, इट इज 0, ठीक है। तो दे आर ओवरलैप्ड, यस, बी इज द राइट आंसर। कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड्स आर ओवरलैप्ड, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Forbidden energy gap of a germanium semiconductor is 0.75 electron volt. The minimum thermal energy electrons reaching the conduction band from valence band should be. तो मैंने अभी डायग्राम में आपको बताया था कि ये क्या होता है, अपना कंडक्शन बैंड है और ये अपना वैलेंस बैंड, ठीक है, ये वैलेंस बैंड है। तो यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए उतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जितनी फॉरबिडन बैंड एनर्जी होगी, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप होगी। तो 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी ही होने वाली है, यही होगी, ठीक है। तो इसका भी बी आंसर है। तो मिनिमम थर्मल एनर्जी जो चाहिए वो इतना ही चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट लैम्डा दिस इक्वल्स द बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, इतनी एनर्जी बैंड गैप सेमीकंडक्टर की है। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज, देखिए इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करने के लिए पेयर क्या है, ये ऐसा है कि जब वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में शिफ्टिंग होगी तो यहाँ पे होल छोड़ जाएगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है। तो इसी को इलेक्ट्रॉन होल पेयर का क्रिएशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इस जगह पर अगर इलेक्ट्रॉन का जंपिंग होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाता है और यहाँ होल छोड़ जाता है, तो उसको एनर्जी इतनी ही चाहिए जितनी एनर्जी बैंड की गैप होगी, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी मिलने वाला है। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इज नथिंग बट दिस एनर्जी, जितनी आपने इलेक्ट्रॉन्स
फोटोन की लाइट ने इंसिडेंट कराई थी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगा, एच सी बाई लैम्डा। और एच सी, और ये अगर एंगस्ट्रॉम में होता है तो इसको लिख सकते हो 2400 बाई 5890, तब ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। ये सब पता होगा आपको, है ना। तो ये लैम्डा यहाँ पर आ जाता है इस तरह से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे देखिए क्या आ रहा है आंसर, इसका आंसर 2.1 आ जाता है। ओके, तो सी इज आवर राइट आंसर, सी पार्ट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं शुरू में हम लोग यही सीखते हैं कि एनर्जी बैंड, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, ये सब सीखते हैं। उसके बाद फिर डायोड के बारे में बात होती है, फिर डायोड के कितने टाइप्स हैं, फिर ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर के बाद फिर लॉजिक गेट्स। बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है इसमें। चलिए, अब इसमें कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में एनर्जी गैप को कंपेयर करना है। तो मैंने आपको बता दिया क्या गैप होता है। एनर्जी गैप जो कंडक्टर्स के होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, और सेमीकंडक्टर के एनर्जी गैप जो होंगे वो एनर्जी गैप इंसुलेटर के कंपेरेबल कम होंगे, इंसुलेटर के ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर। तो एनर्जी बैंड से रिलेटेड, एनर्जी गैप से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। ठीक, अब बढ़ते हैं एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक के तरफ, देखते हैं उसके क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर भी लिखा हुआ है ना, पी टाइप, ये सब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में से है। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये बिल्कुल सही बात है। क्यों कि इसकी जो अल्फा है वो नेगेटिव होती है ना। अल्फा क्या है, R इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है टेम्परेचर के साथ, ये पार्ट नेगेटिव होता है। बट ये तो मैथमेटिक्स हो गया, पर इसका क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस डिक्रीज क्यों होता है। ऑल्दो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए था, रेजिस्टेंस क्यों बढ़ना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कोलाइड करेंगे वाइब्रेशन के कारण, तो उसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए था। बट ऐसा यहाँ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का और क्रिएशन हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंपिंग पॉसिबल हो पाता है। तो पॉसिबल होने से क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और इसका कारण यही है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन्स या होल्स अवेलेबल हो जाते हैं। ओके, तो ये सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ होल्स ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ ठीक है, होल्स को हम लोग इफेक्टिवली कैसा ट्रीट करते हैं, लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट मूव करने लगेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी गेट करंट ड्यू टू बोथ द फैक्टर। विच टू फैक्टर्स, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट एंड ड्यू टू होल्स मूवमेंट। तो होल्स मूवमेंट के कारण जो करंट मिलता है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, और जो इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट मिलता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो दोनों के कारण यहाँ पे कंडक्शन होता है सेमीकंडक्टर में, बट कंडक्टर्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। ठीक है, नंबर सी, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है ये, कंडक्टर का डिक्रीज होगा कि सेमीकंडक्टर का होगा, इन्हीं पे अब आपका बस एक देखना है। तो ये चीज़ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर, बट अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स, ठीक है। तो ये गलत हो गया, दिस इज नॉट करेक्ट। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर न्यूट्रल। हाँ, ये भी आपको समझना है कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स के होंगे, एन टाइप एंड पी टाइप। इनका नाम ऐसा क्यों दिया, बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ओके, बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, मेजॉरिटी जो होंगे वो क्या होंगे, मेजॉरिटी आर इलेक्ट्रॉन्स, एंड इसमें क्या होगा, मेजॉरिटी आर होल्स, ठीक है। बट दोनों ही न्यूट्रल होंगे, क्योंकि जितने
आपने एन टाइप का मतलब क्या हुआ कि इसमें पेंटावेलेंट एटम को आपने फ्यूज़ किया था, तो पेंटावेलेंट न्यूट्रल ही फ्यूज़ किया था ना, ऑल्दो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अवेलेबल हो गए बट ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। और इसमें ट्राइवेलेंट एटम को फ्यूज़ किया आपने, डोपिंग किया, डोपिंग बोलते हैं उसको। तो डोपिंग करने के बाद क्या होता है, मेजॉरिटी होल्स हैं, तो उसमें जो मेजॉरिटी आया वो ट्राइवेलेंट के कारण एक डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई और उसके कारण होल्स ज़्यादा से ज़्यादा आ गए। ठीक है, तो होल्स इसमें मेजॉरिटी में मिल रहे हैं, इसमें मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, बट दोनों ही न्यूट्रल है। ठीक है, तो यस, सी इज आवर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने पास क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल द मोबिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें किसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स की होगी कि होल्स की होगी कि दोनों की बराबर होगी, ये बताना है आपको। तो देखो, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी हमेशा ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू होल्स, क्योंकि होल्स का क्रिएशन ही तभी होगा, होल्स का क्रिएशन ही तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। इसका मतलब इसकी मोबिलिटी इस पर डिपेंड कर रही है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा तरीके से मूव कर पाते हैं होल्स के कंपेरेबल। तो ये आपका आंसर हो गया नंबर ए। इन अ सेमी कंडक्टिंग मटीरियल द मोबिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर दिस एंड म्यू ई इज ग्रेटर देन म्यू एच। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होगी होल्स के मुकाबले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो द फॉलोइंग इज रॉन्ग। Resistance of extrinsic semiconductors can be changed as required. In an n-type semiconductor, the number of electrons increases in valence band, and in p-type semiconductor, देखिए ये extrinsic semiconductor पे बेस्ड क्वेश्चन है, इनको आप ट्राई कीजिए पहले, फिर मैं बताता हूँ आंसर क्या है। ठीक है, ट्राई कीजिए। देखिए पहला ऑप्शन इसमें रॉन्ग बताना है, तो हाँ ठीक है, आप रेजिस्टेंस अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डोपिंग अगर करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज इन वैलेंस बैंड, नहीं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैंने बताया आपको, तो वो कंडक्शन बैंड में ज़्यादा होंगे, वैलेंस बैंड में नहीं होगा, वैलेंस बैंड में नहीं बढ़ेगा, वैलेंस बैंड में होल्स होते हैं मेजॉरिटी में, तो एन टाइप में नहीं होंगे, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ होल्स इंक्रीजेज इन वैलेंस बैंड, हाँ देखो यही कहा था, ये सही है। In pure semiconductor, the Fermi band is situated in between the valence band and conduction band. Fermi band को आप समझ सकते हो, वही उनके बीच का जो गैप है ना, इसको फर्मी बैंड भी बोलते हैं, एनर्जी गैप जो होता है, तो यस इन दोनों के बीच में ही आता है। ठीक है, तो ये भी सही है, तो अपना आंसर क्या है, अपना आंसर बी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर दिस एंड दिस। ठीक है, तो कंसंट्रेशन है मतलब एन की वैल्यू गिवन है। ओके, if the mobility of electrons and holes are this and this respectively, then semiconductor is, अब बताइए इसमें से कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो उसके लिए आपको कंडक्टिविटी निकालना पड़ेगा। ओके, कंडक्टिविटी, अच्छा रेजिस्टिविटी पूछा गया, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है ई टाइम्स म्यू ई एन ई प्लस म्यू एच एन एच। ठीक है, ये होता है। अच्छा, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपको पता है, क्वेश्चन में गिवन है, और ई आपको पता ही रहता है, तो आपको ई आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा, तो सिग्मा आ जाएगा तो रो कैसे लिखेंगे, 1/सिग्मा, ये होता है अपना रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो अब आपको पता करना है कि एन टाइप का है या पी टाइप का है, ये कैसे पता करें, तो ये काउंटिंग से आप पता कर सकते हो। ठीक है, कंसंट्रेशन देखिए, सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर दिस, तो इलेक्ट्रॉन्स 8 एंड होल्स 5। ठीक है, तो कौन ज़्यादा में है, कौन ज़्यादा में है, इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है, तो इसमें एन टाइप का सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है, तो ए हो गया, ए एन टाइप एंड इट्स रेजिस्टिविटी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कि वैल्यू आप डाल दीजिए, तो डालने पर ये अपना आंसर आया, फिर इसको 1/, करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा, इसमें किया हुआ है ना, ताकि टाइम बच जाए, थ्योरी समझ लेते हैं। ओके, तो एन टाइप का कैसे आया, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन दैट ऑफ द होल्स, दैट इज व्हाई इट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक,
चलिए, तो ये हो गया अपना एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पर जो फॉर्मूला आता है उस पर भी क्वेश्चन ले लिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है इस फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स के द्वारा। जो आप लोग देख रहे हैं उसमें आपके लाइक्स और कमेंट्स कंटिन्यूसली प्यारे बच्चों प्राप्त हो रहे हैं, देख करके बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूं प्यारे बच्चों, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां पर एक लिंक दिया गया है, प्लीज़ आप उस लिंक पर क्लिक करें और उस लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करवाएं आपके इस जेईई मेंस के क्रैश कोर्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए, जो बिल्कुल फ्री है। ठीक है प्यारे बच्चों, साथ ही साथ जो बच्चे कोटा आकर जेईई एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं उनको भी मैं बता दूं कि उनके लिए एक लिमिटेड सीट्स वाला एक बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी डेट है प्यारे बच्चों 27 जनवरी। तो प्लीज़ प्रायर रजिस्ट्रेशन कराएं और उस बैच को अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन करके अपने जेईई एडवांस की सक्सेस को प्यारे बच्चों श्योरिटी में कन्वर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। तो अगला है, अ पोटेंशियल बैरियर ऑफ इतना वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस अ पीएन जंक्शन इफ द डिप्लीशन रीजन इज दिस मच वाइड। डिप्लीशन रीजन पता है तो बताइए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। अब देखिए, अब जंक्शन डायोड की तरफ बढ़ गए हैं। मैंने पहले प्योर पर पढ़ाया है ना, मतलब थ्योरी वाइज एक टॉपिक चल रहा हूँ मैं, जिस तरह से पैटर्न में चैप्टर आता है। तो पहले प्योर में गए, फिर पी टाइप पढ़ा, एन टाइप जिसको एक्सट्रिंसिक बोलते हैं, फिर दोनों को क्लब करते हैं तो डायोड बन जाता है। तो सबसे पहले जंक्शन पे आते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर एक टाइप का पी टाइप बना रहता है और एक एन टाइप बना रहता है, और ये वाला रीजन क्या कहलाता है, डिप्लीशन रीजन, ठीक है। ये डिप्लीशन रीजन है, और इस डिप्लीशन रीजन का जो डिस्टेंस मान लो डी है, तो यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर पी टाइप है तो मेजॉरिटी में होल्स हैं यहाँ पर, और यहाँ मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक दूसरे की तरफ जाने लगते हैं ऐसे, और अल्टीमेटली क्या होता है, ये दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं। तो फ्यूज़ होने के कारण क्या होता है, इतने रीजन डिप्लीट हो जाता है। तो इस रीजन में एक्सपोज हो जाते हैं, इधर इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, पी टाइप का कैसे होता है क्रिएट, ट्राइवेलेंट एटम आता है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया है ना, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स, और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सेमीकंडक्टर के पास सिलिकॉन जो है उनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस में, और इनके 3 है। तो अगर आप बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे तो 3 जो हैं वो इनके साथ बॉन्ड बना लिए, 1 2 3, चलो ये बन गया अपना, पर ये वाला रीजन खाली रह गया है ना, ये रीजन खाली रह गया। तो क्या होता है कि इधर जो भी सिलिकॉन दूसरे एटम होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके तरफ चला जाता है, ओके। एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ले आया, एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूँ। एल्यूमिनियम में देखो ये बॉन्ड बन गया 3, अब ये जगह खाली रहता है, लूजली बॉन्डेड रहता है किसी और सिलिकॉन से, तो यहाँ सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके तरफ चले जाते हैं। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, बट ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। तो ये जो नेगेटिव है वही नेगेटिव मैंने यहाँ दिखाया कि ट्राइवेलेंट ने जो एक्सेप्ट कर रखा है, उसी तरह से पेंटावेलेंट क्या कर रहा है, पेंटावेलेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा दे देता है। जैसे 4 तो उसने बॉन्डिंग के दौरान यूज़ कर लिया सिलिकॉन के साथ, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ठीक, पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो अवेलेबल करा देता है ना, इंटरस्टिशियल स्पेस में, जिसके कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज कौन लाया, एन टाइप जो आपने बनाया ना पेंटावेलेंट एटम डालकर, वो वाली पॉजिटिव चार्ज है। तो उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा गया, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, ये क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखेंगे, पोटेंशियल बैरियर डिवाइड बाई डिस्टेंस, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर बाई डिस्टेंस। तो पोटेंशियल बैरियर है कितना, पोटेंशियल बैरियर 0.5 है, ओके, और डिप्लीशन रीजन की डिस्टेंस कितनी है, इतना मीटर वाइड। दोनों को डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका आंसर। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सारे थ्योरी रिवाइज हो रहे हैं है ना, कंसेप्चुअली सारे मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं यहाँ पर।
देखिए, इफ़ नो एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस पी एन जंक्शन, अगर पी एन जंक्शन में आपने कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगाया, देन देयर वुड बी, 4 ऑप्शन है। तो देखिए जो पी एन जंक्शन होता है वो एक डायोड बन जाता है, तो डायोड का सिंबल ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। अगर इसको आप किसी वोल्टेज पे नहीं लगाते हैं तो होता क्या है, तो देखिए मैंने अभी पीछे जो आपको बताया है, पीछे यही चीज़ ले लेते हैं, ये है पी टाइप, ये एन टाइप। तो देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड एक सेटअप हो चुका है, यहाँ पे आपने कोई बैटरी नहीं लगाया, ठीक। तो इसी पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप कोई भी वोल्टेज नहीं अप्लाई करते हैं तो क्या नो इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऐसे, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप साइड अक्रॉस द जंक्शन, यस। देखिए इधर मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ आ रहा है ना। तो ये भी कंसेप्ट रिवाइज हो गया है, ये बी पे आ गया। सी, एन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग फ्रॉम पी टू, ये गलत हो गया। अ टेम्पररी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पी एन दैट वुड सब्सिट्यूट डिसअपियर, डिसअपियर कभी नहीं होगा, वहाँ पोटेंशियल बैरियर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, तो ये हमेशा रहेगा। इसको ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको फॉरवर्ड बाइसिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे एक बैटरी को कनेक्ट करना होता है जिसकी पॉजिटिव टर्मिनल इससे इस जगह पे पी टाइप से कनेक्टेड हो और एन टाइप का नेगेटिव कनेक्टेड हो, और इसकी जो ईएमएफ है वो इसके पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। पोटेंशियल बैरियर जो डी है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ओके। तो विदाउट एन एक्सटर्नल बायस, अगर आप बाइसिंग नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट विच पॉइंट्स फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप एंड अपोजेज एनी डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रोक के रखता है, ये अपने से नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट बिफोर द रिवर्स ब्रेकडाउन, रिवर्स ब्रेकडाउन होने से पहले इन अ सेमीकंडक्टर डायोड क्या हो सकता है, 4 ऑप्शन, ट्राई कीजिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। रिवर्स ब्रेकडाउन क्या होता है, तो रिवर्स ब्रेकडाउन के लिए मैं आपको याद दिला देता हूँ। ये आई वी कैरेक्टरिस्टिक आपको अगर याद हो तो ये फॉरवर्ड बाइस वाला करंट है, और रिवर्स बाइस जो होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है और एकदम से हाई करंट मिल जाता है ना। हाई करंट नहीं मिल रहा है, किसी भी वोल्टेज एक फिक्स वोल्टेज पर, जिसको ब्रेकडाउन बोलेंगे, करंट की कोई भी वैल्यू होगी, करंट की कोई भी वैल्यू होगी, वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये ब्रेकडाउन कहलाता है ना, रिवर्स ब्रेकडाउन कहलाता है, ओके। तो अब बताओ क्या हो सकता है। द फॉरवर्ड करंट इज मच लार्जर देन द रिवर्स करंट, अगर ब्रेकडाउन नहीं हुआ था तो फॉरवर्ड करंट इज मच लेस देन द रिवर्स करंट, फॉरवर्ड करंट इज इक्वल्स टू रिवर्स करंट, रिवर्स करंट इज मच लार्जर देन फॉरवर्ड करंट। कहने का मतलब है कि फॉरवर्ड और रिवर्स में क्या रिलेशन होगा, ये सवाल है, ठीक। क्या लगता है आपको, देखिए पहला ऑप्शन, फॉरवर्ड करंट इज मच मच लार्जर देन द रिवर्स करंट, ये होगा। तो जब तक ब्रेकडाउन नहीं हुआ था, फॉरवर्ड करंट की वैल्यू देख रहे हो कितनी ज़्यादा है रिवर्स के मुकाबले। और एक चीज़, ये मिली एम्पियर का ऑर्डर का होता है और इधर माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होता है, ये वाला। तो सोचो ये इससे 1000 गुना और भी कम है, अगर ये वैल्यू देख भी लो तो बहुत ही कम है, ठीक है। ये -6 के ऑर्डर का है और ये -3 के ऑर्डर का है, मिली एम्पियर के ऑर्डर का है इधर। गॉट इट, कंसेप्ट रिवाइज हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मेन कॉज ऑफ एवलांश ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन 2 टाइप के होंगे, एक होगा एवलांश ब्रेकडाउन और दूसरा क्या होगा, याद है क्या आपको, एवलांश ब्रेकडाउन, और दूसरा होता है जीनर ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन। तो एवलांश ब्रेकडाउन क्या होता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे पेड़ पहाड़ है, ठीक है, इस पहाड़ों में यहाँ से जो भी पत्थर कभी कभी टूट कर नीचे गिरते हैं, तो ये इसको धक्का मारता है, फिर दोनों आकर इसको धक्का मारते हैं, और ऐसे 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 अल्टीमेटली बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एवलांश आ जाता है, एवलांश, ठीक है। तो ये हिली एरियाज़ में काफ़ी होता है, उसी पे बेस्ड है एवलांश ब्रेकडाउन। उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन आकर एक एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों मूव करते हैं, 2 एटम से निकालते हैं, 4 हो गए, अब चारों मूव करेंगे, 4 एटम से निकालेंगे तो 8 हो जाएंगे, 8 मूव करेंगे तो 16 होंगे, और इसी तरह ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में जीपी में काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, उन्हीं को एवलांश ब्रेकडाउन बोलते हैं, ठीक है। तो इनका मेन कॉज क्या है, अब आपको समझ आ गया, मैंने पॉइंट दे दिया है। क्या होता है,
कोलिजन, आयनाइजेशन, कोलिजन होता है, ठीक है, पहला ऑप्शन कोलिजन। तो कोलिजन होता है, ये इससे टकराता है, उससे टकरा के टकराते खत्म हो जाता है। तो जीनर ब्रेकडाउन किस पर बेस्ड है? ब्रेक डाउन लिख देता हूँ कंप्लीट। ये किस पर बेस्ड है? तो ये हाई डोपिंग पर बेस्ड है। इतनी डोपिंग कर दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही इलेक्ट्रॉन्स को खींच के बाहर निकाल दे। तो ये हाई डोपिंग पे बेस्ड होता है और वो कोलिजन पे बेस्ड होता है। ओके, तो ये होता है अपना ब्रेकडाउन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन कॉज ऑफ जीनर ब्रेकडाउन इज, अब आपको पता है क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। हाई डोपिंग भी होगा, ड्यू टू हाई डोपिंग, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली डोपिंग के कारण ही ऐसा होता है। डोपिंग इतना ज़्यादा कर दो कि इलेक्ट्रॉन होल पेयरिंग बहुत ज़्यादा क्रिएशन हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हाई डोपिंग लिखा है और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक होल पेयर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखा हुआ है, तो वी शुड गो विथ डी ऑप्शन, ड्यू टू हाई डोपिंग, क्योंकि इसके कारण ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर का क्रिएशन होता है। तो इसको आप मार्क मत करो, ये आंसर सही होगा, डी होगा, ठीक है। हाई डोपिंग आप करते हैं तभी आता है, ठीक है, ये आंसर सही होना चाहिए। एक्चुअली उस डोपिंग के कारण ही इलेक्ट्रॉन होल्स का क्रिएशन होता है। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा तभी प्रोड्यूस होगा जब डोपिंग बहुत हाई करेंगे, और तभी जीनर ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमिनेंट मैकेनिज्म फॉर मोशन ऑफ चार्ज कैरियर इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस सिलिकॉन पीएन जंक्शन आर। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है डोमिनेंट मैकेनिज्म, किसके कारण चार्ज कैरियर का मूवमेंट होता है, ये बताना है आपको, ठीक। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डिफ्यूजन इन फॉरवर्ड बायस, डिफ्यूजन इन फॉरवर्ड बायस एंड ड्रिफ्ट इन रिवर्स बायस होता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन होता है और ड्रिफ्ट दोनों ही होते हैं, ये बात आपको पता है क्या? मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये अगर पी टाइप है और ये एन टाइप है, तो अगर इसको फॉरवर्ड बायसिंग करोगे तो फॉरवर्ड बायसिंग होने से क्या होता है, आराम से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, तो इस डायरेक्शन में डिफ्यूजन होने लगता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन इन फॉरवर्ड बायस। अब जब रिवर्स बायस आप करते हैं तो वही ब्रेकडाउन होगा। जो दो ब्रेकडाउन थे हमारे पास, कौन कौन से, एवलांच और जीनर, तो वो क्या हेल्प करता है, वो ड्रिफ्टिंग कराना शुरू कर देता है, वो ड्रिफ्ट होने लग जाता है, ठीक है। तो इधर से जो करंट फ्लो होंगे वो ड्रिफ्ट होगा ड्यू टू मोर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो अपना आया था ना करंट, ये ब्रेकडाउन के कारण आया था, ये वाला ब्रेकडाउन के कारण, ओके। तो ब्रेकडाउन के कारण ये प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका आंसर है बी, डिफ्यूजन इन फॉरवर्ड बायस एंड ड्रिफ्ट इन रिवर्स बायस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ सेमीकंडक्टर एक्स इज मेड बाय डोपिंग अ जर्मेनियम क्रिस्टल, ठीक है, जर्मेनियम क्रिस्टल विद आर्सेनिक, आर्सेनिक के साथ डोपिंग करके बनाया गया। अ सेकेंड सेमीकंडक्टर वाई इज मेड बाय डोपिंग जर्मेनियम विद इंडियम, ठीक है। द टू टाइप्स आर जॉइंड एंड टू एंड एंड कनेक्टेड टू अ बैटरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। बताइए एक्स क्या है, वाई क्या है, एन टाइप, पी टाइप, एंड द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ये बताना है आपको, ठीक है। तो एक्स में कैसे देखेंगे, तो अ सेमीकंडक्टर एक्स इज मेड बाय डोपिंग जर्मेनियम क्रिस्टल विद आर्सेनिक, आर्सेनिक का Z33 होता है। तो बताइए क्या वो पेंटावेलेंट हुआ या ट्राइवेलेंट हुआ, यहीं पर आंसर आपका छिपा हुआ है। और अगला है इंडियम, है ना, आर्सेनिक और इंडियम पे बताना है आपको। चलिए, तो आर्सेनिक देखो 33 और 49 ये गिवन है, तो अब आराम से यहाँ से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कि ये कितना होगा, ठीक है। तो आर्सेनिक और इंडियम बताना है ना, तो इंडियम जो हो गई वो, ये अगर याद हो आपको, बाल गंगाधर, है ना, इंडियन तिलक, ऐसा कुछ होता है, टी करके कुछ, LI ऐसा कुछ। तो इंडियम किस में आ रहा है, एल्युमिनियम वाले में आ रहा है। इसका मतलब इंडियम कैसी होगी, ये ट्राइवेलेंट होगी, है ना, ये ट्राइवेलेंट। तो अगर ट्राइवेलेंट होता है तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है ट्राइवेलेंट में, ये होल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा वो करने वाले हैं, है ना।
तो होल्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो वो कैसा बन के आएगा, होल्स ज़्यादा प्रोड्यूस होने से बनेगा पी टाइप, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रोड्यूस होने से बनेगा एन टाइप, है ना। और आर्सेनिक है वो 33, तो उसमें एक्स वाला पार्ट जो है वो एन टाइप बनेगा। अब समझ लो एक्स कैसा बना और वाई कैसा बना है। तो वाई अपना बन चुका है, वाई बन चुका है पी टाइप, और पी कनेक्टेड है किससे, नेगेटिव से, और ये बन चुका है एन टाइप, ये किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। इसका मतलब ये रिवर्स बायस है। तो x इज n टाइप, बिल्कुल सही, एंड y इज p टाइप, एंड द जंक्शन इज रिवर्स बायस, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन, है ना। तो ये आर्सेनिक जो होता है वो पेंटावेलेंट होता है, और इंडियम जो होता है वो ट्राइवेलेंट होता है, इसलिए p टाइप n टाइप, और फिर वो रिवर्स बायसिंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि n कनेक्टेड है पॉजिटिव से और p कनेक्टेड है नेगेटिव से, तो ये बन जाएगा अपना रिवर्स बायस सिचुएशन, ठीक है। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर विच ऑफ द डायोड्स आर फॉरवर्ड बायस। आपको फॉरवर्ड बायस बताना है कौन कौन से हैं। तो फॉरवर्ड बायस कैसे पता करते हैं, फॉरवर्ड बायस में इधर वाला जो होगा वो हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए, ये नहीं कि केवल पॉजिटिव होना चाहिए, पोटेंशियल हाई होना चाहिए, ठीक है, हायर पोटेंशियल। और इधर जो होगा वो लोअर पोटेंशियल होना चाहिए, ओके, लोअर पोटेंशियल। तो अब देख लीजिए इसमें से कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो ये है अपना अर्थिंग किया हुआ, तो अगर ये अर्थिंग है तो ये ज़ीरो है, और ये अपना हायर पोटेंशियल पर है तो ये बन गया रिवर्स, ठीक है। आपको बताना है सिर्फ फॉरवर्ड, तो ये नहीं है, ये +5 है और ये +10 है, तो यस इधर वाला पार्ट जो है वो +10 पर कनेक्टेड है, और इधर वाला जो पार्ट है वो लोअर पोटेंशियल पर है, तो 2 इज़ आवर फॉरवर्ड बायस, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें फिर से देखो, तो ये देखो -10 है और ये 0 वोल्ट है, अर्थिंग 0 वोल्ट होता है, तो ये रिवर्स हो गया, दिस इज रिवर्स, ठीक है, रिवर्स। और ये फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड बायस्ड, ओके। अब इसमें देखिए इधर वाला लोअर पोटेंशियल पे है और इधर वाला नहीं, इसकी -5 की वैल्यू बड़ी होगी कि -12 की वैल्यू बड़ी होगी, साइन वाइज देखना है आपको। तो -5 बड़ा है तो यस दिस इज फॉरवर्ड, दिस इज फॉरवर्ड, ओके। सिमिलरली ये 0 पर है और ये -10 पे है, तो दिस इज ऑल्सो फॉरवर्ड, ये भी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। तो आ जाता है अपना बी ऑप्शन, बी। तो 2 4 5 फॉरवर्ड 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 2 4 5, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड बायस कैसे देखते हैं, ये देखो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कंपटीशन एग्जाम में, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपको सीखना कैसे होता है, इधर वाला पार्ट हायर होना चाहिए और इधर लोअर होना चाहिए, और विथ साइन, जैसे -2 जो है वो बड़ा होगा -6 से, ठीक है, तो साइन के साथ हायर और लोअर बोलोगे, ओके। चलिए, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स बायस की कंडीशन गिवन है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द गिवन सर्किट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। In forward biasing the voltage across R is V, in forward biasing the voltage across R is 2V, in reverse biasing, हाँ देखो जब आप फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो आइडियल डायोड को शॉर्ट कर सकते हैं आप, और अगर आप शॉर्ट कर दिए तो फिर इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वही आएगा जो बैटरी का EMF है, तो यस V हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, आप लगा सकते हैं इसमें, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट इन द सर्किट। अब देखो डायोड से रिलेटेड मैं सर्किट प्रॉब्लम ले रहा हूँ, तो डायोड तक पहुँच गए, ठीक है। तो मैं सारे टॉपिक कवर करते जा रहा हूँ। शुरुआत में हमने शुरुआत में सेमीकंडक्टर के बारे में समझा, फिर एक्सट्रिंसिक, फिर डायोड का सर्किट डायग्राम आ गया, ठीक है। फिर इसमें आएगा ट्रांजिस्टर, फिर लॉजिक गेट्स, और फिर चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो करंट इन द सर्किट विल बी, इसमें करंट बताना है। तो देखो ये 5 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्टेड है, इसके पॉजिटिव के साथ, बट इसके नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। और अगर ये रिवर्स बायस हुआ, रिवर्स बायस्ड, तो इससे कोई करंट नहीं जाएगा, नो करंट, I इक्वल्स टू 0। तो फिर ये एक तरह का ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। अब करंट इन द सर्किट बताना है। तो जब ये फॉरवर्ड बायसिंग होता है तो ये आइडियल डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इसको एक प्लेन वायर से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो फिर ये दोनों सीरीज में आ गए, है ना। करंट जो भी जाएगा वो सारा ऐसे ही होते हुए चला जाएगा, यूं। तो इसका मतलब ये सीरीज में हो गए। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R इक्विवेलेंट हो गया 30 + 20 ओम। तो I क्या होगा, V/R, ठीक है। तो 1/10 एम्पियर, दैट इज 0.1 एम्पियर, ठीक है, 0.1। हाँ, तो इन्होंने सॉल्व नहीं किया, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाता है अपना 5/50, तो 5/50 एम्पियर, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर से एक अच्छा क्वेश्चन में से एक है, देखते जाइए। सर्किट प्रॉब्लम जो है वो सिंपल आते हैं, लेकिन समझना होता है, आपको अटेंटिव रहना होता है, ठीक है। इसमें लिखा है द डायोड यूज इन द सर्किट शोन इन द फिगर हैज़ अ कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप दिया गया है, कितना है, 0.5 वोल्ट, ठीक है। 0.5 वोल्ट का यहाँ पे ड्रॉप मिल रहा है एट ऑल करेंट्स एंड अ मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ 100 मिली वाट, ठीक है। ये इसकी पावर है। What should be the value of resistor R connected in the series with the diode for obtaining maximum current? करंट मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम पावर भी आना चाहिए होगा, तभी तो मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो आपसे पूछा गया कि बताइए कितनी रेजिस्टेंस होगी ताकि करंट मैक्सिमम आ जाए। ट्राई कीजिए, कर लिया बच्चों। देखिए तो कैसे करें इसको। मैक्सिमम पावर जो है, मैक्सिमम पावर वो 100 मिली है, तो 10⁻³ वाट लिख सकते हैं, ठीक है। और वोल्टेज ड्रॉप जो मिल रहा है वो 0.5 है, तो वोल्टेज ड्रॉप इज 0.5 वोल्ट। तो पावर इक्वल्स टू VI होता है, तो I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, P/V, ठीक है। P कितना है, 0.5, और V सॉरी उल्टा लिख दिया। ये है 100 10⁻³ V कितना है, 0.5। 0.5 मतलब क्या हो गया, 2, है ना, ऊपर जाके 2 हो गया। अब ये 2 है और इसमें टोटल कितने जीरो हैं, टोटल जीरो हैं 100, तो ये 0.2 एम्पियर हो गया। एक 2 जीरो है और यहाँ -3 है, तो 0.2 हो गया, ओके। तो करंट मिल गया। तो इससे करंट कितना फ्लो होने वाला है, उतना ही करंट इससे भी फ्लो होने वाला है ना। करंट मिल गया आपको 0.2 एम्पियर। अब R पता करना है, तो R टोटल कितना होगा, R टोटल होगा 1.5 डिवाइडेड बाय R इक्वल्स टू V/I 0.2, ठीक है। तो 15/2 7.5 7.5 ओम टोटल है। उसमें से 0.5 हटा दो तो R आ जाएगा, है ना। तो सही किया मैंने, R इक्वल्स टू V/I, है ना, V/I। तो 0.2 V/I दैट इज 15/2 7.5। तो इन दोनों को जोड़कर हो जाएगा 7.5, है ना। 7.5 हो गया, दोनों को जोड़ के, तो R प्लस रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज इक्वल्स टू 7.5। तो आपको रेजिस्टेंस ऑफ डायोड चाहिए होगा,
तभी आंसर आएगा। अब वो कैसे निकालें, तो वो निकालना पड़ेगा रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई पी, ये होगा, क्योंकि वी स्क्वायर बाय आर होता है पी, तो वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा आर। ओके, तो वी कितना है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर 0.25 डिवाइड बाय पावर, पावर 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 कितना है 100 मिली, तो 100 इंटू 10⁻³ इतना हो गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा ओम में, इसको नीचे ले आइए, तो कितना आ जाएगा 100, तो इसमें से ये कैंसिल हो गया, तो 2.5 ओम आ गया। ठीक है, तो ये 2.5 है, ये 2.5 है, तो 2.5 और 7.5 माइनस करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 5 ओम। सही है, अच्छा क्वेश्चन था, तो बी आ गया आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही। रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, और उसके बाद फिर उन्होंने बाद में करंट निकाला है, और टोटल रेजिस्टेंस 7.5 आया, उसको माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल था, मतलब सिंपल नहीं था, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था सर्किट का और इनके बेसिक्स प्रॉब्लम, है ना। बट फिर भी अगर आपको पता होंगे बेसिक छोटे मोटे फॉर्मूले, तो इसको आप लगाकर सॉल्व करके निकाल सकते थे, है ना। कोई खास नहीं थी बात। इनफैक्ट इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, सिर्फ आपको केयरफुल रहना होता है। ठीक है, और अपने आप ही ये क्वेश्चन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो बिल्कुल चौकन्ना रहिए, सतर्क रहिए, ठीक है, और खुश रहिए, क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सर्किट वाले ही प्रॉब्लम आए हैं, तो सर्किट के प्रॉब्लम मैंने कुछ ले लिए हैं ज़्यादा में, ताकि कभी प्रॉब्लम ना आए आपको अगर पेपर में आ जाता है तो। इन द फॉलोइंग सर्किट पीएन जंक्शन डायोड D1 D2 D3 आर द आइडियल फॉर द फॉलोइंग पोटेंशियल ऑफ A एंड B, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B विल बी। A एंड B का करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, अगर -10 और 5 लगा दें, -5 10 लगा दें, 4 2 लगा दें, तो कौन सा सही ऑर्डर बनेगा। ठीक है, तो इन द फॉलोइंग सर्किट पीएन जंक्शन डायोड D1 D2 D3 आर द आइडियल फॉर द फॉलोइंग पोटेंशियल बैरियर ऑफ A एंड B। ठीक है, A और B का पोटेंशियल अगर दिया जाए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दिया हुआ है -10 और -5, ये गिवन है, इसके लिए वो आइडियल है ना। तो बताना है इनमें से कौन सा ऑर्डर सही होगा, ये बताना है। ट्राई कीजिए, आई होप कर लिया होगा आपने। करते हैं सॉल्व। देखिए, जब -10 लगाना है ए और बी पर, यहाँ पे लगा दिया -10, ओके, और यहाँ लगा दिया -5, तो किधर का पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, -5 का पोटेंशियल ज़्यादा हो गया। तो अगर -5 का पोटेंशियल ज़्यादा है तो इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, इधर फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, तो फॉरवर्ड बाइस में केवल D2 फॉरवर्ड बाइस हो गया, और ये दोनों रिवर्स बाइस हो गए। तो अगर रिवर्स बाइस हो गए तो इससे करंट ही नहीं जाएगा, तो रेजिस्टेंस ही नहीं आएगा। अब रेजिस्टेंस आप निकाल लीजिए, तो पहले वाले के लिए कितनी रेजिस्टेंस हो गई, ऐसे ये हो गई रेजिस्टेंस, है ना। ये आपका A है, ये B है। देखिए, हर बार R/4 और R/4 सीरीज में होना ही है, जो भी होगा वो ये अफेक्ट करेगा। तो R/4 प्लस R/4 इज R/2, और ये केवल एक ही आ रहा है, तो R/2 प्लस R/2 प्लस R इज 3R/2। ठीक है, तो पहले वाले केस में 3R/2 आ जाता है, पहले वाले में 3R/2। दूसरे वाले में -5 और 10 है, उल्टा हो गया, इधर हो गया -5 और इधर हो गया -10, तो -5 बड़ा है, तो इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड में कौन हो गए, दोनों फॉरवर्ड में हो गए, तो फिर ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो R/2 हो गया ये। तो R/2 और R/2 क्या बनेगा, R बन जाएगा, तो इसका आंसर आ गया R। अब तीसरे वाले में देखो, -4 और -12, तो इधर ही होगा फॉरवर्ड, तो ये दोनों हो गए बराबर। ठीक है, तो 2 और 3 हो गए बराबर, और 1 से कोई छोटा है, 1 बड़ा है, 3R/2 आया है और ये R आया है, तो हो गया ऑप्शन C, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो C इज़ आवर राइट आंसर। देखते हैं, यस, C इज़ द राइट आंसर। बस फॉरवर्ड रिवर्स करके आपको R इक्विवेलेंट निकालना था। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है,
बहुत ही मतलब आपको केयरफुल रहना है कि फॉरवर्ड में क्या करना है, रिवर्स में क्या करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का सिंबल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? जीनर डायोड के लिए यूज़ होता है, जीनर डायोड। अब जीनर डायोड की खासियत क्या होती है बच्चों? जीनर डायोड ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस सिचुएशन, ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस सिचुएशन, ठीक है, रिवर्स बायस सिचुएशन में काम करता है। और वो कैसा काम करता है? डायोड से करंट में चेंज नहीं आएगा, करंट का कोई भी वेरिएशन हो, वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो रिवर्स बायस में काम करता है। तो रिवर्स बायस का ग्राफ ऐसा होता है कि जब जीनर ब्रेकडाउन मिल जाएगा उस समय करंट की चाहे जो भी वैल्यू हो, ये करंट है और ये वोल्टेज है, वोल्टेज डायोड के अक्रॉस कांस्टेंट रहेगी, तो वो वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट मैंने दे दिया आपको। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलेगा इस जगह पे, ये सवाल है। ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज बताना है। तो देखो, अगर इसके जीनर से ज़्यादा वोल्टेज आप सप्लाई करेंगे तो वो कांस्टेंट ही रहेगा पूरे टाइम, क्योंकि इसका ग्राफ कहता है कि रिवर्स बायस में काम करता है ये, तो इसके वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आएगी, चाहे करंट जो भी हो। करंट अगर पूछा जाए तो अलग आएगा, किससे? इससे करंट अलग आएगा, पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप वही होगा जो इसकी जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है। ठीक है, तो ए 6 वोल्ट इज द राइट आंसर। गॉट इट? तो ये बढ़िया सवाल था, कंसेप्चुअल था। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि बताओ डायोड से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये भी पूछा जा सकता है। तो करंट कैसे निकालोगे? अगला क्वेश्चन मैं पूछ देता हूँ आपसे, ऐसे ही कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको। करंट कैसे निकालोगे? देखो, इससे वोल्टेज आपको फिक्स मिल गया, कितना मिलेगा? 6। तो आई इससे कितना होगा? I1 लिख लेते हैं। तो I1 इक्वल्स टू V बाई R, R कितना है? 6 इंटू 10⁻³ ओम, तो दैट इज 1 मिली एम्पेयर। इससे करंट जा रहा है 1 मिली एम्पेयर। ओके, दिस इज I1। अब इससे कितना जाएगा, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा कितना जा रहा है। तो यहाँ 20 में से 6 इसने कंज्यूम कर लिया, तो 14 वोल्ट है इसके अक्रॉस पोटेंशियल, 14 वोल्ट है। तो इससे I कितना जाएगा, कैपिटल I, तो वो जाएगा 14 बाई 2 इंटू 10⁻³ दैट इज 7 मिली एम्पेयर। इससे जाएगा 7, ये I जाने वाला है। तो अगर इधर से I आया और इधर I1 चला गया तो इससे कितना जाएगा, I माइनस I1। तो 7 है ये, 7 में से कितना माइनस करना है आपको, 1, तो 6 मिली एम्पेयर, 7 माइनस 1 दैट इज 6 मिली एम्पेयर इज द करंट थ्रू डायोड। गॉट इट? अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो, ऑल्दो इसमें नहीं पूछा गया, पर एक बार आया था जेईई मेंस में, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसको मैंने कैसे वोल्टेज लिया, ये जो जीनर वाला है उसको इससे माइनस कर दिया, वो इस पर ड्रॉप आ गया। ठीक है, उसके बाद उसमें KCL लगा लिया। ओके, चलिए, तो ये डायोड से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस ले लिए हैं। ओके, तो अब शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, देखते हैं। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट आता है अपना ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो डायोड से रिलेटेड मैंने आपको सर्किट क्वेश्चंस भी करा दिए और उनके एप्लीकेशन भी बता दिए। अब पहुंचते हैं ट्रांजिस्टर पे। तो ट्रांजिस्टर का पहला क्वेश्चन आता है, DC करंट गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कन्फिग्रेशन, CB मतलब कॉमन बेस कन्फिग्रेशन इज 0.9। ठीक है, फाइंड द DC करंट गेन इन कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन, ये है आपका सवाल। ठीक है, तो क्या आपको रिलेशन पता है, कैसे यूज़ करते हैं पता है?
डीसी करंट गेन और डीसी करंट गेन कॉमन एमीटर में क्या होता है और कॉमन उसमें बेस में क्या होता है, पता है आपको? अगर पता है तो सॉल्व कीजिए, नहीं तो मैं डिराइव करके दिखाता हूँ आपको। तो कर लिया आप लोगों ने बच्चों? देखिए सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि जो कॉमन बेस का होता है ना डीसी करंट गेन, वो अल्फा कहलाता है, और डीसी करंट गेन जो कॉमन एमीटर का होता है वो बीटा कहलाता है। तो अल्फा को लिखते कैसे हैं? अल्फा को लिखते हैं आई सी बाई आई बी, है ना, आउटपुट बाई इनपुट। तो आउटपुट क्या होगा? कलेक्टर वाला पार्ट जो वो कलेक्ट कर रहा है, और इनपुट जो है वो आई ई होगा, सॉरी यहाँ पर आई ई होगा, इसको करेक्ट कर लेते हैं, आई ई, ठीक है। तो आई ई अगर लिखोगे ये हो गया अल्फा, और बीटा क्या होगा? बीटा हो गया, बीटा इज इक्वल्स टू आउटपुट अभी भी आई सी है लेकिन इनपुट क्या जाएगा इस बार? आई बी। अच्छा, अब आई और आई बी में क्या रिलेशन होता है ये समझ लीजिए। इनपुट करंट इक्वल्स टू आउटपुट करंट, है ना। तो आई ई इज इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी होता है, ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक साइड से जो एंटर कर रहा है इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग है, ये बोलना चाहिए मुझे। तो आई ई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी। तो यहाँ से आई बी को क्या लिख सकते हैं? आई ई माइनस आई सी इक्वल्स टू आई बी। इसको यहाँ डाल दो, तो यहाँ डालने पे क्या आएगा? आई सी बाई आई ई माइनस आई सी, ठीक है, ये आएगा। अब क्या करो, आई ई से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, आई ई आई ई आई ई। तो ये क्या बन गया देखो, तो ये बन गया अल्फा, और ये क्या बन गया? 1, और ये भी बन गया अल्फा। तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बीटा एंड अल्फा? द रिलेशन इज बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा 1 माइनस अल्फा। तो अब देखो अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है? 0.9, तो 0.99 1 माइनस 0.99 एंड दैट इज इक्वल्स टू बीटा, यही निकालना था। तो सॉल्व कर लीजिए, इससे कितना आंसर आ जाएगा? 10001 आ गया, 99 आ गया इसका आंसर। तो ए यस 99 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यही था अपना ट्रांजिस्टर पे बेस्ड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांजिस्टर पे बेस्ड है, जो कि सर्किट प्रॉब्लम है ना। सर्किट पे बेस्ड भी मैंने ले लिया एक ट्रांजिस्टर का सवाल। इन अ कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर, इन अ कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट द बेस करंट इज 40 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो बेस करंट मतलब यहाँ पे जो करंट जा रहा है ये पता है अपने को, आई बी, इसको बेस बोलते हैं, इसको एमीटर बोलते हैं, और इसको कलेक्टर बोलते हैं। तो बता सकते हो किस टाइप का ट्रांजिस्टर है ये जो एरो है ना, एरो, ये एरो डिसाइड करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और ना। तो ये P है और ये N है, तो फिर ये N होगा, तो ये NPN ट्रांजिस्टर हो गया, और इसमें कॉमन एमीटर है, ठीक है। और अगर कॉमन बेस होता तो इसका कैसा होता? इस तरह से होता, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ एक टर्मिनल होता है, यहाँ एक टर्मिनल होता है, इसमें एक एरो होता। तो एरो क्या डिसाइड करता है कि वही जो एरो है वो एमीटर होगा, है ना, एमीटर। तो क्या एमिट करता है? तो मेजॉरिटी चार्ज को एमिट करता है। तो ये P से N के तरफ जा रहा है करंट, ये करंट की डायरेक्शन बताता है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो ये P टाइप हुआ, N टाइप हुआ, तो N टाइप होना पड़ेगा इसको। तो ये अपना कलेक्टर हो गया, और ये अपना बेस हो गया, और ये अपना एमीटर हो गया, ठीक है, एमीटर। ओके, ऐसा होता है। तो आपको बताना है कि VBE कितना है। VBE का मतलब है बेस एमीटर का पोटेंशियल ड्रॉप, ये बताना है। चलिए, तो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं। ये 10 वोल्ट है, ठीक है, तो 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट से आप चलना शुरू किए, 10 वोल्ट, और करंट यहाँ पर आपको पता है, तो 10 माइनस आई आर, आई कितना है? 40 इंटू 10⁻⁻⁶ आई हो गया, और आर कितना है? 245 किलो ओम, तो 10⁻³ तो आई आर हो गया इक्वल्स टू, कहाँ आ गए? VB इक्वल्स टू VB, और E की पोटेंशियल 0 है, तो VBE ही हो गया वो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे किया जाए,
ये एक 0, ये 4 हो गया, तो 4 इसमें से घटेगा तो ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब 245 इंटू 4 करोगे तो और छोटा हो जाएगा ये, है ना, जिसमें डेसिमल लगा दोगे, तो ये अभी डेसिमल लगा दो, तो 2.4 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 4 2 जा 8 से थोड़ा कम, तो 0.2 के आसपास आना चाहिए। हाँ, तो 0.2 बी आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर KVL पूरी तरह से वैलिड होगा। KVL के लिए बिल्कुल आप परेशानी होगी, नहीं होगा, कैसे करेंगे, सर्किट थ्योरी जो भी पढ़े हो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में, सब वैलिड होगा यहाँ पर। ओके, तो ऐसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एट VCC इक्वल्स टू 2 वोल्ट, ओके, सच दैट अ चेंज इन बेस करंट ऑफ इतना माइक्रो एम्पियर प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द कलेक्टर करंट फ्रॉम इतना टू इतना मिली एम्पियर। तो द वैल्यू ऑफ करंट गेन, तो करंट गेन का नाम क्या होगा, यहाँ पे किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमिटर है, तो इसका करंट गेन का नाम क्या होगा, बीटा। अब ट्राई करो क्या आ रहा है। तो बीटा जो है इस बार AC निकालना है ना, बीटा AC। तो बीटा AC क्या होगा, क्योंकि ये कॉमन एमिटर है, तो कॉमन एमिटर का आउटपुट तो हो गया अपना कलेक्टर, लेकिन अब चेंज हो जाएगा बाय डेल्टा IB। ठीक है, इसी हिसाब से आपको करना है। तो बेस करंट है और कलेक्टर करंट में चेंज दिया हुआ है, तो आप बीटा लिख सकते हैं। तो बीटा क्या आएगा, कलेक्टर में कितना चेंज आया बच्चों, कलेक्टर 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 9 से 16.5, तो इसको 16.5 माइनस 9 लिखेंगे इंटू 10⁻³ एम्पियर हो गया। अच्छा, डिवाइडेड बाय 200 माइनस 100, 200 माइनस 100 माइक्रो, तो माइक्रो में क्या लिखेंगे, 10⁻⁻6 एम्पियर। इसको सॉल्व कर लीजिए, बीटा आ जाएगा आपका। ठीक है, डिफरेंस करना है बस। ठीक है, तो ये है अपना सॉल्यूशन, 75 इसमें आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर से बेस्ड भी क्वेश्चन मैंने ले लिया है, अब मैं लूँगा लॉजिक गेट से बेस्ड, है ना। तो लॉजिक गेट्स का देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं और इसमें क्या लगाना होता है। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा लॉजिक गेट का सिंबल और नॉर और नैंड रिस्पेक्टिवली है। ठीक है, तो और कौन सा है, ये और है। ठीक है, अच्छा नॉर कौन सा है, इसमें आप कैप लगा दीजिए, नॉर हो गया। अच्छा नैंड कौन सा है, ये नैंड हो गया, ये एंड है, ये एंड है, ये नैंड है ना। एंड में नॉट गेट लगा देते हैं तो वो नैंड हो जाता है, और में ये टिप लगा दोगे तो ये नॉर हो जाएगा। ये क्या बन गया अपना, नॉर, और ये क्या बन गया अपना, और। ठीक है, तो बस इस ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, आपका आ जाएगा ऑप्शन, तो सी आ जाता है, सी 1 3 4। तो यही है अपना 1 3 4, है ना, सिंपल था। चलिए अब नेक्स्ट लॉजिक गेट में देखते हैं क्वेश्चन क्या आ रहा है। ये अपना लॉजिक गेट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल कॉरस्पॉन्ड्स टू द लॉजिक गेट। कौन से लॉजिक गेट पर ये ट्रूथ टेबल लागू होगा, जब दोनों ओपन है तो ओपन है, ठीक है, इसमें से एक ओपन है तो ऑन हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें से ये ओपन है, ये ऑन हो गया, ठीक है, दोनों ऑन है तो भी ऑन हो गया। तो ये कैसी लॉजिक है, और गेट की लॉजिक है। इनमें से कोई भी ऑन हो जाए, कोई भी ट्रू हो जाए तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये और गेट का ट्रूथ टेबल हो जाता है ना, बी। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो लॉजिक गेट का ये ट्रूथ टेबल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ नैंड गेट्स शोन हियर अंडर आर इक्विवेलेंट टू। आपको बताना है ये कौन सा लॉजिक गेट बनेगा फाइनली, ये बताना है। तो देखो मैं आपको इस टाइप के कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट को सॉल्व करने के लिए बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करने की सलाह दूंगा। जब ए को ए के साथ ही करोगे तो ए नॉट वाला हो जाएगा, तो ए बार हो गया। ठीक है, ए को ए के साथ करोगे तो ये ए बार हो गया। अब इसको इसके अंदर ले आइए, तो ये क्या हो रहा है, ए को सॉरी ये बी है, ये बी हो गया ना, बी इसमें लाए। तो ए को आपको एंड करना है, ए बार को एंड करना है बी बार से, फिर होल बार लगा देना है। यही हो रहा है यहाँ पे। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, एंड का नॉट हो रहा है, यानी कि नैंड हो रहा है।
ये नैंड गेट है ना। तो नैंड गेट काम कैसे करता है, पहले एंड ले लो और एंड का फिर होल बार कर दो तो वो नैंड हो जाएगा। अब यहाँ पे डीमॉर्गन्स लगा देना है। डीमॉर्गन क्या कहता है कि कोई भी आप अगर जैसे ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे ए और बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो ये क्या कहता है, इसको कॉम्प्लीमेंट करो और यहाँ पे प्लस है तो मतलब और है तो एंड कर दो और एंड है तो और कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उल्टा कर सकता हूँ। तो ए बार का बार हो गया और यहाँ पे और आ जाएगा और ये बी बार का बार हो गया। तो दो बार कॉम्प्लीमेंट लेने से कॉम्प्लीमेंट हट जाता है, तो ये ए और बी हो गया। ठीक है ना। तो सी का क्या है, ए और बी, मतलब ये कैसा और गेट हो गया, ये कंप्लीट हो गया और गेट। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है देखिए, ये दोनों इससे अंदर आए तो ये बन गया ए एंड बी, ए एंड बी का होल बार हो गया है ना, क्योंकि अब ये दोनों एंड करके इसको नैंड कर दिए। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद फिर से इसका नॉट ले लिए, क्या कर दिए, नॉट ले लिए। तो नॉट लेने पे क्या हो जाएगा, इसका होल कॉम्प्लीमेंट। तो दो बार कॉम्प्लीमेंट अगर करोगे तो वो कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा। तो ये क्या बन गया, ए एंड बी, इसका मतलब ये एंड गेट है। क्या है, एंड गेट, ये एंड गेट है। ठीक है, तो ये हो गया अपना। तो क्या आ रहा है ऑप्शन ए, एन और गेट एंड गेट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, डन है। तो ऐसे करना है इसको सॉल्व, डीमॉर्गन लगाना होता है, बहुत आसान हो जाता है डीमॉर्गन लगाने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, इफ द लॉजिक स्टेट ऑफ इनपुट्स ए बी एंड सी आर द फॉलोइंग, ए बी सी जो है वो 0 है और ए और बी क्या है 1, सी क्या है 0, देन द फॉलोइंग लॉजिक स्टेट्स ऑफ आउटपुट डी आर। ये बताना है कि फाइनली क्या होगा डी का। ठीक है, तो ए बी और सी, ए को क्या डालो 0, बी को क्या डालो 0, सी को क्या डालो 0। ठीक है, अच्छा, और फिर ए बी को 1 डालना है और सी को 0 डालना है। तो बताना है कि आउटपुट क्या होगा। तो जब 0 0 0 डालेंगे तो क्या होगा, देखिए ये और है तो दोनों ही 0 होगा तो यहाँ आके ये 0 बन जाएगा है ना, ये और है तो 0 हो जाएगा। ओके, और यहाँ से आपने 0 डाला तो ये भी 0 हो जाएगा। पर ये देखो नॉट गेट है तो 0 को नॉट मतलब एंड करोगे 0 से तो 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 है ना, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है मतलब एक नॉट है ना, इस जगह पे नॉट किया हुआ है तो जब नॉट होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इस जगह पे आप क्या लिखोगे 1। तो चलो इन दोनों में 1 है। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि ए बी को 1 डालो, ए बी को डालो 1, ए बी को डालो 1 और सी को डालो 0। ठीक है, तो 1 1 का और क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, अच्छा, अब ये 0 है तो 1 और 0, 1 को एंड करो 0 से तो वो 0 ही आएगा, लेकिन फिर उसका आप कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो वो 1 आ जाएगा। तो दोनों में 1 आना चाहिए, तो इसका मतलब डी ऑप्शन होना चाहिए। यस, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो डी इज योर आंसर। तो कैसे करते हैं, बिल्कुल लॉजिक है, इसका ट्रूथ टेबल है और लॉजिक से ही इसको ट्रूथ टेबल से ही सॉल्व करना होता है और बहुत आसानी से सारे बुलियन एक्सप्रेशन आसान किए जा सकते हैं। ओके, चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट विल हैव एन आउटपुट 1। इसमें से कौन सा गेट से 1 आएगा आउटपुट। देखिए ये एंड गेट है तो एक भी 0 हुआ तो 0 हो जाएगा। ये है अपना नैंड गेट है ना, तो एक 0 है उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो 1 आ जाएगा, ये ठीक है। ये क्या है, ये और कोई भी 1 होता तो 1 आता, लेकिन फिर आपने एंड कर दिया तो इसमें 0 आ जाएगा। इसमें एक्सॉर है ये है ना, ये सिंबल जो होता है वो एक्सॉर होता है, फिर उसका नॉट कर दिया आपने, फिर आपने क्या कर दिया नॉट। तो एक्सॉर क्या कहता है, एक्सक्लूसिव और, मतलब इन दोनों में अगर आउटपुट अलग अलग, इनपुट अलग अलग है तो आउटपुट 1 मिलेगा आपको। तो 1 मिलता, लेकिन फिर आपने एक कॉम्प्लीमेंट लगा दिया तो यहाँ पे 0 हो गया। तो 1 किस पे आ रहा है, सिर्फ सी पर आ रहा है। ठीक है, तो सी आवा राइट आंसर। ठीक है, ये एक्स नॉर है, देखो एक्स नॉर। तो पहले तो एक्सॉर करो फिर उसका नॉट कर दो, उसी तरह से इसका एंड करो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो तो 1 हो जाएगा। इसका और करो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो तो 0 हो जाएगा।
ठीक है, तो एक में ही आंसर आ रहा है, दैट इज सी वाले में आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। सिंबल मैंने आपको बता दिया ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इस टाइप का सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, इस तरह का सिंबल रिप्रेजेंट करता है नॉट गेट, क्योंकि आप सेम इनपुट डाल रहे हो, तो सेम इनपुट डालने पर नॉट गेट ही होता है, एक ही इनपुट लेता है वो, तो अपने को अपने से ही कर रहे हो तो नॉट गेट हो गया। ठीक है, चलिए ये अपना नॉट गेट है। ठीक, नेक्स्ट, द आउटपुट ऑफ अ नैंड गेट इज 0 इफ, कब होता है, ये मैंने डिस्कस कर लिया अभी, है ना, बताइए क्या होगा, ऑप्शन में आप पे छोड़ देता हूँ। तो देखिए, द आउटपुट ऑफ नैंड इज 0 इफ बोथ इनपुट आर 1, अगर दोनों 1 हो गया तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एंड का उल्टा होता है ना, एंड का अगर दोनों ही इनपुट 1 था तो 1 आता था, उसका 0 आप उसका उल्टा कर दो तो 0 हो गया, तो सी हो गया। यस, इसका उल्टा आप कर दोगे तो ये ट्रूथ टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था नैंड गेट। ओके, और लॉजिक गेट्स, ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वो आपने क्या किया, कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर लगा दिया, है ना, नॉर लगा दिया। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर, सोचिए, है ना। तो नॉर का पहले यहाँ पे क्या बन गया, पहले यहाँ के नॉट बन गया, ए बार हो गया, फिर यहाँ आके बी बार हो गया, फिर इधर आके क्या बना, ए बार और विथ बी बार, इसका होल कॉम्प्लीमेंट बन गया। अब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, फिर इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, तो ये क्या बन गया, ए एंड बी बन गया, है ना, ए एंड बी बन गया। ओके, ए एंड बी, तो ए एंड बी, तो ए एंड बी इज नथिंग बट एंड। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। ठीक है, एक बार फिर से देखो, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, बट इन्होंने एक्स्ट्रा काम क्या दे दिया था, इनपुट और आउट, इन दो इनपुट दे दिया था इस तरह से। ओके, और ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले। तो देखो सबसे पहले इसका आउटपुट निकालना है, ये क्या बन रहा है, ये इक्विवेलेंट किस गेट का इक्विवेलेंट आ रहा था, तो ये आ रहा था एंड गेट। ठीक है ना, एंड गेट, तो बस अब एंड गेट का इनपुट लगा दीजिए, तो 2 1 है तो 1 आएगा। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 0 0 है तो 0 आएगा। ठीक है, 0 हो गया, इसमें से एक 0 है तो ये 0 आएगा, 0 हो गया, इसमें से एक 0 है फिर 0 हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे 0 1 देख रहा हूँ मैं, हाई को 1 और लो को 0, इसको 0, इसको 1, इसको 1, इसको 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 1। समझ आ रहा है, तो जो भी ऊपर होता है उसको 1 ले लेते हैं और जो नीचे होता है उसको 0 ले लेते हैं। अब बस कॉम्बिनेशन देख लीजिए, जो मैच होगा वही सही हो जाएगा। तो ये दोनों 1 1 1 है तो 1 आ गया, देखो ये 1 आ गया, हाई हो गया, और इसमें से एक 0 है तो ये लो हो गया, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है ना, तो ये था अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो ऐसे आते हैं, तो बहुत आसान आते हैं, इनमें आप बहुत ही ईजिली कर पाओगे और स्कोर कर पाओगे। ठीक है, एक बार देखो फिर से क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल ग्राफ। तो आपको जितने भी इस चैप्टर में ग्राफ हैं वो सबको एक जगह लिख लो, बना लो और उसको बढ़िया से मगअप कर जाओ, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस पर बेस्ड है ये बताना है, कौन सा इसमें से सही है। ओके, तो एक है जीनर डायोड। तो जीनर डायोड कब काम करता है, जीनर डायोड किस में काम करता है, रिवर्स बायस में। तो इसमें रिवर्स बायस कहाँ है, यहाँ पर रिवर्स बायस है। ठीक है, सिंपल डायोड, ये अपना सिंपल डायोड है। ठीक है, सिंपल डायोड अपना फॉरवर्ड बायस पे काम कर रहा है, तो ये सिंपल डायोड हो सकता है, यस सिंपल डायोड। अच्छा, ये क्या हो रहा है देखो ध्यान से, इसमें डार्क जब था तो कोई करंट नहीं था, लाइट था तो इल्यूमिनेट होने के बाद ये हो गया, इसका मतलब ये सोलर से लेना देना है, तो सोलर सेल हो सकता है। तो सोलर सेल का ये ग्राफ होता है। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस और इंटेंसिटी पे बेस्ड है, तो ये भी लाइट पे डिपेंड करने वाला कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रेजिस्टेंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो इट इज़ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। तो डी हो सकता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सोलर सेल या डायोड, हाँ तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी इस चैप्टर में ग्राफ हैं, है ना। तो बस इस चीज़ को आपको बताकर ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं, जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, ट्रांजिस्टर, फिर डायोड, नहीं डायोड, ट्रांजिस्टर एंड देन लॉजिक गेट एंड देन ऑल द ग्राफ्स विच इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर चैप्टर।
तो ये सभी का ग्राफ आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर तो इसको एक बार देख लीजिए फिर से। तो स्टूडेंट ये सेशन यहीं पर ही एंड होता है, ओके। तो सेमीकंडक्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट थे मैंने कवर कर लिए हैं। आई होप आपके क्विक रिविजन्स हो गए होंगे और आप पूरी तरह से तैयार होंगे जेई मेन जो फरवरी अटेम्प्ट है उनको देने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करें सेमीकंडक्टर का। और भी जितने टॉपिक्स कराए गए हैं पूरी मोशन टीम के तरफ से उनको आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप भरपूर से भरपूर लाभ उठा सकें हमारे इस सेशन से, ओके। तब तक क्या करना है आपको पता है। तो चैनल आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट ज़रूर करें, जैसा भी लगा हो ज़रूर कमेंट करें ताकि इस कमेंट से हमें पता रहता है कि हमें और क्या करना है। और अगर हम कुछ थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं और आप उसको मोटिवेट करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है और पूरी टीम पूरी मोटिवेटेड रहती है आपके कमेंट्स सुनने के बाद, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आगे जो भी वीडियोस हैं देखिए कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, ठीक है। टिल देन सी यू, बाय बाय। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 180021211799 180021211799 1821 799 18002121 799।